जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए हैं जिन्होंने सोचा है कि वो अपने राज्य में डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, अपने ही राज्य में डीएसपी या तहसीलदार बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है जिसमें हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। डिप्टी कलेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं उन सभी से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है और वो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक में, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। जब आपने सोचा कि मुझे अपने स्टेट में डिप्टी कलेक्टर बनना है या फिर एसडीएम बनना है या फिर डीएसपी बनना है, तो ये बात तो आती ही होगी कि कौन सा एग्जाम देना है और इसमें क्या क्या योग्यता होती है, मैं कब इस एग्जाम को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अपने स्टेट में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार बनने के लिए आपको अपने स्टेट का पीएससी एग्जाम देना होगा। अब बात करते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले एक कंपलसरी चीज़ कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि कई सारे स्टेट में ये नियम है कि आपको फाइनली ग्रेजुएट ही होना होगा, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करें कि उसमें क्या मांगा हुआ है। ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल जाएगा या नहीं चलेगा, मतलब कि फाइनली ग्रेजुएशन ही चाहिए या फिर जब आप लास्ट ईयर में होंगे तो भी फॉर्म भर सकते हो या नहीं, ये आपको अपने यहाँ के नोटिफिकेशन को देख करके पता चलेगा। ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि कंपलसरी आपको ग्रेजुएशन करना ही होगा या लास्ट ईयर में ही आप फॉर्म भर सकते हो। हर स्टेट का अपना अलग अलग नियम होता है। इसके बाद बात आती है एज को लेकर के। दोस्तों, आप सभी तभी फॉर्म भर सकते हैं जब आपकी एज 21 ईयर हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि हर राज्य का अपना अपना नियम होता है। तो कुछ राज्य ऐसा कर दिए हैं कि 21 ईयर जो एज है वो होनी ही चाहिए। कुछ राज्यों का अपना नियम है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन 21 ईयर के नहीं हुए हो तो भी चल जाएगा, लेकिन एक निश्चित डेट दे दी जाती है कि इस डेट तक आपकी जो एज है वो 21 ईयर हो जानी चाहिए। इसलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए आपको अपने स्टेट के द्वारा जब पीएससी एग्जाम कराई जाती है तो नोटिफिकेशन दिया जाता है, तो उस नोटिफिकेशन को आप जरूर चेक करें। अब इसके बाद एक चीज तो मन में आ ही होगी कि हमें कौन सा एग्जाम देना है। मैं पहले भी बताई हूँ कि आपको पीएससी एग्जाम देना होगा, लेकिन आपको समझ में अच्छे से नहीं आया होगा, तो मैं अभी थोड़ा डिटेल में आपको बता देती हूँ कि हर राज्य का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसे हम शॉर्ट में पीएससी कहते हैं। जैसे कि तमिलनाडु का अपना पीएससी है, आंध्र प्रदेश का अपना पीएससी है, उत्तर प्रदेश का अपना पीएससी है, बिहार का अपना पीएससी है और मध्य प्रदेश का अपना पीएससी है। तो इस प्रकार से हर राज्य का अपना अपना पीएससी है और अपने यहाँ डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार किस टाइप से चुन के आएंगे ये लोग अपने हिसाब से डिसाइड किए होते हैं। अब लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि आखिर हम ग्रेजुएशन कैसे करें, प्राइवेट या रेगुलर, और साथ में हम ग्रेजुएशन करते ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें या बाद में करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास ही होगा। वो कैसे? कि जैसे कि कुछ लोगों की कैपेसिटी होती है कि वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते रहते हैं, और कुछ लोगों की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो एक साथ दो चीजें पढ़ें, तो वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें। तो दोस्तों, जिन लोगों की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो दो चीजें एक साथ लेकर के चल पाए, मतलब कि एक तरफ प्रिपरेशन करें और एक तरफ कॉलेज की पढ़ाई करें, तो ऐसे टाइम पर वो केवल एक चीज को चुने, मतलब कि पहले ग्रेजुएशन पूरा करें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, कभी भी उसे हल्के में ना लें। ग्रेजुएशन की पढ़ाई बहुत अच्छे से करना भी जरूरी है। दोस्तों, जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो कुछ चीज़ें ऐसे स्टार्ट करनी होंगी आपको, जैसे कि आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे ग्रेजुएशन से रिलेटेड अगर पढ़ाई कर लिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बाद 2-3 घंटे निकालें और फिर उसके बाद आपको पीएससी से रिलेटेड जो नोट्स हैं, बेसिक नोट्स, उनको लेकर के रखें और डेली 2-3 घंटे सब्जेक्ट वाइज उनको पढ़ें। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होते हैं
तो उससे पहले कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आप मैनेज कर चुके होते हैं। तो इसलिए वो आपके हैबिट में आ चुकी होती हैं। अब आपको क्या करना होता है कि 2-3 घंटे निकाल करके केवल पढ़ना होता है और 2 चीज़ें आप ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट भी बना होगा और आप तैयारी भी कर पाएंगे और तैयारी वहाँ से स्टार्ट कर पाएंगे। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं फिर भी 2-3 घंटे भी नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, माइंड डाइवर्ट हो जाता है वगैरह वगैरह, तो फिर यहाँ पर एक ही बात है कि आपको पहले ग्रेजुएशन करना है और जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो उसके बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। फाइनली यही रास्ता है आपके पास। अब मैं बात करती हूँ उन एस्पिरेंट्स की या उन स्टूडेंट्स की जिनके पास ये जुनून है, ये जोश है और ये क्षमता है, कैपेसिटी है कि वो कॉलेज की भी पढ़ाई कर लेंगे और प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर पाएंगे। तो वो फिर सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जब आए तभी अपने कॉलेज की भी पढ़ाई स्टार्ट करें और प्रिपरेशन भी स्टार्ट करें। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि पहले ही बुक ला करके उसको पढ़ते रहना है बस और नोट्स बनाते रहना है ना, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है या आपके आसपास ऐसी व्यवस्था है, तो आपको क्या करना है कि ये पता करना है कि आपको कौन सा एग्जाम देना होगा जिसके बाद आप डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार बन पाएंगे। फिर उसके बाद देखना है कि सिलेबस क्या होता है और उसके बाद देखना है कि इसकी बुकें कहाँ से मिलेंगी, बुक कौन कौन सी पढ़नी है, ये सभी जानकारी पहले ही आपको लेनी होगी। इसके साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि जो एग्जाम आप देने वाले हो के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। पर ये बातें आपको कहाँ से पता चलेंगे कि आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो उसी साल का जो नोटिफिकेशन होगा उस नोटिफिकेशन को आप देखें, उसमें एलिजिबल से रिलेटेड क्या क्या चीजें कही गई हैं और आप अपने आप में देख लें कि आप में वो चीजें हैं या नहीं। और जैसे ही आप देखेंगे अगर आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो तो बेशक फिर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। दोस्तों, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हर राज्य में लगभग सेम होता है और अगर सेम होता है तो जाहिर सी बात है इस वीडियो में ये चीज़ तो मैं आपको बताना ही चाहूँगी ताकि आप जिस राज्य से बैठ करके इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कंपलसरी चीज़ें आप फॉलो कर पाएंगे। जैसे कि जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे और तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी अच्छे राइटर्स की बुक नहीं लेनी है, बल्कि आपको क्या करना है, बेसिक तैयारी के लिए आपको NCERT की बुक ले लेनी होगी या फिर आप अपने फ़ोन पर ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप से ही पढ़ सकते हैं। बुक नहीं लेना चाहते हैं मत लें। आपको ये NCERT 4 से 5 बार पढ़नी होंगी और पढ़ने के बाद जब आपको ऐसा लगने लगता है कि बस अब NCERT की लगभग सभी चीज़ें याद हो चुकी हैं, मैं सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ, तो उसके बाद आप अच्छे लेखक की जो बुक्स होती हैं वो आपको ले लेनी है। जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो इस हिसाब से आपको फिर बाद में लेखक की बुक लेनी है। सबसे पहले NCERT खत्म करनी होगी। अब इसके बाद कई सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि आखिर हम सेल्फ स्टडी करके तैयारी करें या फिर कोचिंग जाना जरूरी है। दोस्तों, कोचिंग जाना जरूरी है या नहीं ये मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ, इसके भी अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत अच्छे से पढ़ता है, उसको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, याद भी होता है और उसके पास गाइडेंस है, कोई ऐसा बताने वाला कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, ये चीज़ें आप तैयार कर लें और टाइम पर आपको क्या करना है, टेस्ट देना है और उसके बाद हो गई आपकी तैयारी। तो फिर ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल भी कोचिंग ना लें, वो केवल बुक लें, सिलेबस लें और फिर उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। टाइम पर टेस्ट भी देते रहें, अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी करें, अपने आप को अपडेट करते रहें। ऐसे बहुत से टॉपर्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया और उसी से टॉप भी किया है या टॉप 10 में आए हुए हैं, टॉप 13 में आए हुए हैं, तो आप भी आ सकते हैं। ऐसे अपने आप को मत सोचिए कि कोचिंग जाना जरूरी है या कोचिंग वाले ही केवल टॉप करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको एग्ज़ाम से रिलेटेड और क्या बेसिक नॉलेज बहुत कम होता है, तो वो लोग अपने आप को गाइडेंस के लिए क्या करें कि कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन कोचिंग कौन सा ले ये मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। हर स्टेट में अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। और आप अपने हिसाब से ज़रूर पता करें
कि आपके अपने स्टेट में कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है आपकी तैयारी के लिए। फिलहाल कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको तैयारी में केवल हेल्प करते हैं, मतलब कि पढ़ाई तो आपको ही करनी होती है, नोट्स भी आपको ही बनाना होता है, बस वो केवल हेल्प कर पाएंगे। अगर आपके पास जुनून हो, जोश हो, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। गाइडेंस का जो काम है वो कोचिंग कर देता है, तो इसलिए आप कोचिंग फिर ले सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि डिप्टी कलेक्टर एसडीएम बनने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, तो आपको उस वेबसाइट पर जाना है और डेली आप एक बार जरूर देखें। उसमें हर एग्जाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो बता दिया जाता है, तो आप वहां से पता कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर डेली चेक करें कि आपके एग्जाम से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है या नहीं। अब मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सबसे पहली चीज बता दूं कि ये एग्जाम 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होने में सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स एग्जाम के जो नंबर होते हैं वो टोटल नंबर में नहीं जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम केवल इसलिए होता है ताकि आप मेंस एग्जाम में बैठ पाओ। मेंस एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि इसके नंबर जोड़े जाते हैं टोटल नंबर के साथ, और वही आपके रैंक को डिसाइड भी करता है। जब आप मेंस एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लेकर के आते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देने को मिलता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू में जो नंबर मिलता है और मेंस एग्जाम का जो नंबर होता है, दोनों को जोड़ा जाता है। उसके बाद आपका रिजल्ट आपको दिया जाता है। जब आपको रिजल्ट मिलता है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद फाइनली अब आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो और भी आ रहा होगा कि आखिर आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी। तो आपको बता दूं कि जिस स्टेट के पीसीएस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो उस स्टेट में ही आपकी ट्रेनिंग एकेडमी भी होगी, और उस ट्रेनिंग एकेडमी में आपको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाएगा। अब इसके बाद आपके मन में एक और सवाल होगा कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है, और ये हमें किसके माध्यम से पता चलेगा। तो ये आपको ईमेल के माध्यम से पता चलेगा, और ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जिस स्टेट से हैं तो वहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसा है या वहाँ पर क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो आपको इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और उसके बाद आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के पीएससी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके साथ ही आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जानकारी भी मिल जाएगी, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। दोस्तों, मैं कोशिश की हुई हूँ कि आपको एक ही वीडियो में सभी जानकारी दे दी हूँ, लेकिन कुछ जानकारी अगर छूट गई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से अपने परेशानी के अकॉर्डिंग वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पर वीडियो नहीं बनाया गया है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो कैसी रही ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।